नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और समय हो गया है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। ये दो तस्वीरें श्रद्धा की और आफताब की कल से लोगों को विचलित कर रही हैं। लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं क्योंकि जो हैवानियत दिल्ली में हुई है, सबकी जुबान पर, पूरे देश की जुबान पर सिर्फ इसी केस की चर्चा है। तो आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबर में जिनका हम विश्लेषण करेंगे, जिन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उसमें पहली खबर यही होगी कि किस तरीके से एक एक करके परत दर परत अब राज खुलते जा रहे हैं इस हैवानियत के। फ्रिज से लेकर क्या क्या उस घर में हो रहा था, क्यों ये फ्रिज खरीदा गया, वो सब आपको कल बताया था। लेकिन आज जो नई जानकारी आई है वो और भी चौंकाने वाली है, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे मोरबी में जो हादसा हुआ था जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। अभी तक इंतजार हो रहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए। उस पर हाईकोर्ट ने आज सरकार को जो कड़ी फटकार लगाई है और ठीक लगाई है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कैसे सुरताल मिलाकर संगीतमय लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जाने से पहले। लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर पूरे देश की नजरें हैं इस वक्त, जिस खबर को आज सारा हिंदुस्तान जिसके बारे में बात कर रहा है, सीधे उसी खबर पर चलते हैं। और ये 3 तस्वीरों से मैं इस खबर को शुरू करना चाहता हूं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस खबर की आज की पूरी समझ लीजिए कहानी है। एक एक करके इनके बारे में आपको बताऊंगा भी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को पुलिस, ये आप जो देख रहे हैं, आज मेहरौली के जंगलों में लेकर पहुंची। पुलिस ने आफताब के साथ करीब 3 घंटे जंगल में तलाशी ली। पुलिस को श्रद्धा के शव के टुकड़े और कपड़ों की तलाश है। आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने शव को तो कई टुकड़ों में, 35 टुकड़ों में करके जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया था। जिस हथियार से उसकी हत्या हुई, उसकी भी पुलिस को तलाश है। सूत्रों की माने तो आफताब ने खून के दाग धोने के लिए सल्फर हाइपोक्लोराइड एसिड का इस्तेमाल किया था। ये फ्रिज भी अपनी एक कहानी कहता है। इस फ्रिज को खरीदा था, इसी में श्रद्धा को मार के उसके शरीर के टुकड़े रखे गए थे। और एक एमसीडी की वैन में उन कपड़ों को उसने डाल दिया था जो हत्या के वक्त श्रद्धा ने पहने थे, उसने पहने हुए थे। अब पुलिस को यह भी जानकारी है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद अस्पताल में आफताब ने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश की, करता रहता था कि जिससे कि उन्हें लगे कि श्रद्धा जिंदा है। सोच के देखिए इस आदमी के दिमाग में कैसी हैवानियत चल रही थी। डेक्स्टर सीरीज देख देख के इसने जो पूरी कहानी असल जिंदगी में बनाई, वो शायद डेक्स्टर सीरीज बनाने वाले लोग, जो हॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध सीरीज है, एक साइको किलर के ऊपर है, उससे बेहतर वो लोग भी शायद सोच नहीं सकते थे। इस फॉरेंसिक टीम जो फ्रिज है और अन्य सबूतों की अब जांच चल रही है। मेहरौली थाने में इसको रखा गया है। आज की जो बड़ी डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर लगातार इस पूरे केस पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने जो आज हमें बताया वो मैं सबसे पहले तफसील से आपको बताता हूं कि क्या बड़ी खबरें इस पूरे केस से जुड़ी हुई आज निकल कर आई हैं। 35 टुकड़े की पूरी कहानी। डेटिंग ऐप पर श्रद्धा से मिला था यह व्यक्ति आफताब, तब ये मुंबई में रहता था। हत्या के 15 से 20 दिनों बाद दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली इसने। डेटिंग ऐप बम्बल पे गया, वहीं पर दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई। मौत के बाद श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों से, घर वालों से चैट भी करता था, जिससे कि उन्हें लगे कि श्रद्धा जिंदा है। खून के दाग मिटाने के लिए इसने एसिड का इस्तेमाल किया, डीएनए के सारे सबूत हटाने की कोशिश की। श्रद्धा के मोबाइल को महाराष्ट्र लेके गया। शातिरपना देखिए, शांति से सोच समझ के श्रद्धा का मोबाइल मुंबई लेके गया और वहां पर उसको फेंक दिया महाराष्ट्र में। हथियार को दिल्ली में फेंका, सब दूर दूर अलग अलग। खून से सने कपड़ों को, जो सुबह आपके घर में आती है ना स्वच्छ भारत का इरादा करती हुई गाड़ी, जिसकी आप आवाज सुनते हैं, उस गाड़ी में डाल दिया। वो गाड़ी उसको लेकर पता नहीं कहां चली गई। फर्श को सल्फर हाइड्रोक्लोराइड से इसने साफ किया, जिससे डीएनए सैंपल जो है वो गायब हो जाए। शव को ठिकाने लगाने के लिए इसने गूगल सर्च की, गूगल पर पढ़ के कि कैसे शरीर को काटा जाए, कैसे शव को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसको ठिकाने लगाया जाए। ये सब बातें गूगल से सीख रहा था ये। मेरे सहयोगी मुकेश ने कुछ अहम कड़ियां इस इन्वेस्टिगेशन में जोड़ी हैं, क्योंकि इस पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह समझे कि पूरा मोटिव क्या था और साथ ही साथ पूरी चेन ऑफ इवेंट क्या थी। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि हत्या के बाद इसने क्या क्या किया, उसी एक कड़ी को मुकेश देखने पहुंचे, जहां से इन्होंने फ्रिज खरीदा था। ये फ्रिज एक इंपॉर्टेंट सबूत है। इसके बारे में वहां पे दुकानदार ने क्या बताया आपको? और उसने कौन सा फ्रिज लिया?
5 को आया था और उसने LG का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया आपको? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। जैसा ये बता रहे हैं कुलदीप कि ये जो मॉडल है इसमें काफ़ी स्पेस होता है और इसलिए उसने इस मॉडल को चुना ताकि वो शव के 35 टुकड़ों को इनमें रख पाए। और आप देखिए कि काफ़ी स्पेसियस है ये। तो श्रद्धा के जो उसने शव के टुकड़े किए थे वो उसने सभी टुकड़े अलग अलग पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में डाल दिए थे और लगातार वो एक एक टुकड़ा निकालता रहा और महरौली के जंगल में फेंकता रहा। यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो बिल है, ये देखिए ये बिल है, इसमें उसका नाम लिखा हुआ है, फ्रिज की डिटेल्स हैं, उसका मोबाइल नंबर है, कितना उसने पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ें इस बिल में मेंशन हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि 15 मिनट आफ्ताब यहाँ पर रुका और 15 मिनट में ही वो फ्रिज लेकर यहाँ से चला गया। यहाँ से फ्रिज लेने के बाद आफ्ताब घर गया और उसने जो श्रद्धा थी उनके शव के टुकड़े करके उसके फ्रिज में रख दिए। और ये भी जानकारी मिली है कि यहीं पास में एक दुकान है जहाँ से उसने चापड़ लिया था जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। कैसी हैवानियत थी, सोचिए कैसी किस तरीके की प्लानिंग कर रहा था। साथ ही साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या सामने आया है वो भी आपको बता देते हैं कि पुलिस ने अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहां पुलिस पहुंची है। आफ्ताब को महरौली के जंगल में लेके गई, हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई। पुलिस को शव के अभी 10 अवशेष मिले हैं। 35 टुकड़ों में ये शव था, उसमें से 10 अवशेष पुलिस को अभी मिले हैं। शव के टुकड़ों की जो महरौली में पुलिस जो है जंगलों में तलाश कर रही है। शव के अवशेषों की जांच कराई जाएगी, इसका DNA सैंपलिंग होगा, तभी ये प्रूव हो पाएगा कि ये श्रद्धा है या नहीं। फ्रिज के फॉरेंसिक जांच के लिए जो पुलिस की टीम है फ्रिज को थाने ले आई है। श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिरी लोकेशन क्या थी, कहां मोबाइल फेंका गया, शव काटने के लिए इस्तेमाल हथियार की पुलिस तलाश कर रही है। और साथ ही साथ पुलिस लॉकअप में आफ्ताब की निगरानी भी कर रही है कि कहीं ये कुछ सिरफिरा आदमी है, कुछ कर ना दे। मुकेश के पास चलते हैं सीधे और समझने की करते हैं। मुकेश, जितना ये केस लोगों को सन्न करने वाला है उतना ही पुलिस के लिए चुनौतियां होंगी इस केस को प्रूव करने की। तो अभी क्या क्या पुलिस इसमें आगे एक्शन लेने वाली है? देखिए अंकित, बिल्कुल, चूंकि इस पूरी घटना को 6 महीने का वक्त बीत चुका है और 6 महीने का वक्त हत्या के बाद काफ़ी लंबा वक्त होता है। अगर ये नॉर्मल केस होता और अगर ये केस हत्या के तुरंत बाद वर्कआउट हो गया होता तो शायद 3 महीने में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट भी पेश कर देती। लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया है, तो ऐसे में जो एविडेंस नहीं मिले हैं, खासतौर से जब कोई मर्डर की घटना होती है तो मर्डर की घटना में 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है जो हथियार हत्या में इस्तेमाल किया गया है उस हथियार का बरामद होना। दूसरा, जो डेड बॉडी जिसकी हत्या हुई है उसके शव का बरामद होना। तो शव के टुकड़े बरामद हुए हैं, अब वो टुकड़े श्रद्धा के हैं या किसी जानवर के हैं या किसी और के हैं, ये तो जो DNA सैंपलिंग होगी उसमें ही मालूम चल पाएगा। दूसरी बात, जो वेपन है वो कह रहा है कि उसने वेपन कहीं फेंक दिया है। अब तक वो चापड़, जो चाकू था जिससे उसने हत्या की, वो चाकू बरामद नहीं हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वारदात के वक्त आरोपी ने कपड़े पहन रखे थे और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े खून से सने हुए थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। वो भी कपड़े नहीं मिल पाए हैं क्योंकि आरोपी ने कहा है कि हत्या के बाद उसने कूड़ा उठाने वाली दिल्ली नगर निगम की गाड़ी में वो कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद वो कपड़े कहाँ गए होंगे, अब मिलना लगभग असंभव है। तो ये सारी बातें उसने कही हैं। तो इसके बाद उसने ये भी कहा कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप में हुई थी और उसके बाद नज़दीकियां बढ़ी। लेकिन उसका दिमाग देखिए कि हत्या के बाद फिर उसने उसी डेटिंग ऐप से एक लड़की से दोस्ती की और वो लड़की भी घर में आती रही। उस लड़की को ये पता नहीं था कि यहाँ पर एक लड़की का शव रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। तो काफी चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से वो विवाद था, एक सामान्य जिंदगी जी रहा था हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, और उसका बर्ताव भी सामान्य था, वो हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस व्यक्ति का जो दिमाग था, बिल्कुल उसका आचरण, उसने जो किया वो हैरान करने वाला है। एक साइको सीरियल किलर के जो बिल्कुल लक्षण होते हैं वो इस व्यक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। श्रद्धा को जो उसके प्रेमी है मुकेश, वो जिस क्रूरता से उसकी हत्या करी, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की, उससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में लोग सख्ते में हैं, खासकर मुंबई में।
मुंबई सटे वसई में, जहां से आफताब और श्रद्धा को जानने वाले जो लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। हत्या के बाद आफताब अपने घर वसई भी गया। उसने वहां 15 दिन पहले अचानक से आफताब अपने परिवार का घर छोड़ जाना भी लोगों को हैरान कर रहा है। परिवार को वहां से हटा दिया गया। बीएमएम में श्रद्धा के साथ पढ़ाई करने वाले रजत शुक्ला ने क्रूर हत्या के बारे में काफी बातें बताई। हमारे सहयोगी उनसे मिले और उन्होंने क्या बातें सुनी, ये आपको सुनाते हैं। वो आपके साथ रही है, उस भर से रूह कांपसी जाती है। अगर आप ये जाने कि उसका मर्डर हुआ है, तब मेरे ख्याल से आप अंदर से झंझोड़ जाएंगे। लेकिन अब आप जब जानेंगे कि उसके 35 टुकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके अंदर से आंसू बाहर नहीं आ पाएंगे। आप आक्रोशित होंगे। आप शायद सोचेंगे कि ये किस दुनिया में आप जी रहे हैं। एक्टिव थी श्रद्धा। हम कुछ बच्चे थे जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। हम सभी चीजों में पार्टिसिपेट करते थे। थिएटर में भी थी वो, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया था और छोटे मोटे एक्टिविटीज हुआ करते थे जिसमें काफ़ी एक्टिव थी वो। दोस्त बनाना पसंद करती थी, लोगों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सभी चीज़ें पसंद करती थी। मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुनील उस घर में भी गए, उसके कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे जहां पर जो आरोपी है उसका परिवार वहां पर रहता था। वहां पर एक बड़ा ताला उनको नजर आया। सुनील, आप उनके घर पे भी गए। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 15 दिन पहले परिवार, मतलब अरेस्ट से भी पहले परिवार वहां से क्यों चला गया? बिल्कुल अंकित, ये सवाल बना हुआ है और इसके जवाब की तलाश हो रही है। दरअसल जो मानिकपुर पुलिस स्टेशन जो वसई में आता है, मैं ठीक उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और इनिशियल जो पूरी जांच है इसी पुलिस थाने ने की थी और फिर दिल्ली पुलिस को पूरी सूचना दी थी। तो जब 8 अक्टूबर को यहाँ पर जब उनके पिता आए थे और लक्ष्मण नाडार जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली श्रद्धा अब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रही है। उसका कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब उसके परिवार को अलर्ट किया कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। उसके पिता फिर यहाँ पर आए और यहाँ से फिर मामले की जांच की शुरुआत हुई और यहाँ से पुलिस ने पहले लोकेशन निकाला आफताब का। लोकेशन निकालने के बाद उससे यहाँ पर बुलाया गया। बुलाने के बाद उसका यहाँ पर बयान भी हुआ है 3 नवंबर को, लेकिन तब भी उसने कुछ भी बताया नहीं। यही कहा कि वो हम मेरे से अलग रहने लगी है, कहाँ गई है मुझे पता नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में बातें बताता रहा, श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। और इसी दौरान इसके जो परिवार है, जो कि यहीं वसई में ही यूनिक जो पार्क सोसाइटी है वहाँ पे रह रहा था, वो परिवार वहाँ से 15 दिन पहले अचानक से घर खाली करके कहीं और रहने चला गया। बिल्डिंग वालों का कहना है, जो सोसाइटी के चेयरमैन है और सेक्रेटरी, उनका कहना है कि हमने पूछा कि आप अचानक से क्यों जा रहे हैं, 15 से 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दूसरा छोटा बेटा है उसकी एक नौकरी लग गई, उसे फ्लैट मिल रहा है, इसलिए हम उस फ्लैट में रहने जा रहे हैं। और हैरानी की बात है कि उस दिन जब सामान का ट्रांसफर किया जा रहा था तब जो आफताब है वो खुद भी मौजूद था और उससे भी सोसाइटी वालों ने बात की। तब उसने कहा कि मेरी दिल्ली में नौकरी लग गई, इससे मैं वहां रहता हूं। उसके चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कुछ नहीं था। यानी अंदाजा लगा पाना लोगों को बहुत मुश्किल था। अब जब 15 दिन के बाद जब कल राज खुला है, सब लोग जानकर हैरान हो गए और शौक में है पूरे के पूरे लोग कि वो लड़का जो उनके साथ खेला है, पला है, बड़ा है, यहाँ पर गुमसुम सा रहता था, इतनी बड़ी हैवानियत कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि परिवार को क्या पता था कि उसने ऐसा किया, जो वो लोग वहां से अपना घर छोड़ने को तैयार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे इस वक्त लिए चलते हैं आपको और बताते हैं कि क्या कैसे ये जो पूरी खबर है इस पर थोड़ी सी और आपको जानकारी देते हुए कि पुलिस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये पूरा जो मामला है, इसको पूरी गुत्थी को सुलझाना, क्योंकि बड़े कुछ सवाल इससे जरूर उठते हैं और उन बड़े सवालों के यहां पर पुलिस को जवाब ढूंढने होंगे। 5 महीने तक क्यों ऐसा रहा कि किसी को श्रद्धा के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं हुई। नवंबर में जाके कंप्लेन होती है, तब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके बाद हत्या का मकसद आखिर क्या था, मोटिव जो है पुलिस को वो निकालना होगा। सिर्फ ये कहने से कि वो शादी के दबाव में था, शायद ये कोर्ट के अंदर मुश्किल होगा प्रूव करना। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, वो हथियार ढूंढना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पुलिस ने जो डीएनए सबूत हैं वो कैसे जुटाए जाएंगे, क्योंकि उसने केमिकल यूज करा, उसने हर तरह के जो कपड़े थे वो कपड़े बरामद करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत होगा। जो उस दिन श्रद्धा ने पहने थे, जो इस आरोपी ने, इस आफताब ने पहने हुए थे, वो कपड़े उसने बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिए, गायब कर दिए हैं। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और शव के बाकी टुकड़े जो हैं वो बरामद करना अभी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना घिनौना ये पूरा अपराध है,
कोर्ट में इसे प्रूव करना, अदालत में इसे प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है इन सब सबूतों के बिना। चलिए, इस खबर पर नजर हमारी जरूर रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के मोरबी की, जहां पर लगातार एनडीटीवी पहले दिन से यह सवाल पूछ रहा है कि जिम्मेदार लोग जो हैं, इसके असली गुनहगार, उन्हें सजा कब मिलेगी। सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही, पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आज गुजरात के हाईकोर्ट में जिस तरीके से फटकार लगाई गई है गुजरात सरकार को, उससे उम्मीद जरूर बनती है कि शायद इसमें कुछ आगे जरूर केस इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। हुआ क्या है आपको बता देता हूं। गुजरात के मोरबी में जो पूरा पुल का जो हादसा था, उस पर आज सरकार के विभिन्न विभागों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखी है। सुओ मोटो हाईकोर्ट ने पूरा मामला लिया था। अलग अलग विभागों की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि नगर पालिका के चीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। सस्पेंड करने भर से काम चल जाएगा क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोर्ट ने मोरबी पालिका के प्रतिनिधि क्यों नहीं है, वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे, कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा। नगर पालिका ने चूक की जिससे 135 लोगों की मौत हो गई। पुल फिट था या नहीं था, यह कौन तय करेगा? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसका जिक्र क्यों नहीं है? जो दोनों के बीच में करार हुआ है, इसमें जिक्र क्यों नहीं है? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि बोली लगाकर क्यों नहीं दिया गया टेंडर। जिस तरीके से टेंडर प्रोसेस होती है, L1 L2, जो ज्यादा बोली लगा, जो सबसे कम बोली लगाता है उसको मिलता है, प्रोसेस टेंडरिंग की क्यों नहीं पूरी की गई? क्या सरकार ने टेंडर को लेकर अजंता कंपनी पर उदारता नहीं दिखाई? कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछा। सरकार की रिपोर्ट में सिर्फ कंपनी का नाम है, मालिकों का नाम क्यों नहीं है? जयसुख पटेल अभी तक बाहर क्यों हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा। वहीं मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने एक अलग जांच कमेटी बैठा दी है इस पूरे पुल की जो घटना हुई पुल टूटने की, उसके जांच करने के लिए। यह खबर हम नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक इसके असली गुनाहगार नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इस पर जस्टिस नहीं होगा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक बड़ी खबर में और बात करेंगे थोड़ा सुरताल की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कैसे गाने पर गाने की लड़ाई चल रही है, बताते हैं आपको। चलिए, अंत में एमसीडी चुनाव दिल्ली में भी होने वाले हैं, जिसको 4 तारीख को वोटिंग होगी, 7 को रिजल्ट आएंगे। अब कैंपेन उसकी पूरे जोर शोर से चल रही है। उस कैंपेन में गानों के जरिए कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है, सुर संग्राम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, उसकी ये झलक भी ले लीजिए और फिर तय कर लीजिए किसको आपको अगर गाना सुन के वोट देना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात गानों के साथ। MCD,